नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट की इस खास श्रृंखला जिसके जरिए मैं मुद्दों को उठा रहा हूं, टारगेट 272 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये भाटपुर गांव है, सूरत से थोड़ी दूर पर हजीरा के इलाके में, जहां पर मैं आपको लेकर आया हूं। शुरुआत में आपको दो चीज बता दो। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मैंने गमछा पहन लिया है। यकीन मानिए, ये टीवी की नौटंकी नहीं है। ये बड़ा एयर कंडीशनिंग प्रदान करने वाला गमछा है। इसका कारण यह है कि यहाँ 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान है, भयंकर गर्मी है यहाँ पर, और लोगों का जो जनजीवन है उसकी कहानी में हिंदुस्तान में जो तरक्की की बहस होती है, ग्रोथ की बहस होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की बहस होती है, उससे जोड़कर मैं आपको यहां की तस्वीर बताऊंगा। हजीरा ये इस इलाके में है, ये भाटपुर गांव। हजीरा के बारे में आप सब जानते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं। मैं आपको एक बड़ी खास बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। अपना टीवी रिमोट चेंज मत करिएगा, क्योंकि हमेशा आप बड़ी बड़ी टीवी की खिड़कियों की बहस में सुनते हैं कि साहब तरक्की होगी। मनमोहन सिंह हमारे पुराने प्रधानमंत्री जब रहे तो उन्होंने कहा कि तरक्की, मनमोहन सिंह बार बार प्रधानमंत्री के तौर पर यह कहते थे कि तरक्की की जो बहस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी बड़ी अहमियत है। आप सोच रहे होंगे कि ग्रोथ और एक भाटपुर गांव का क्या रिश्ता है। ये यहां की कहानी 1980 से शुरू होती है। माधव सिंह सोलंकी जो है वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं हमेशा आप लोगों से साफ साफ यह बात बताता हूं कि मैं कोई कैंपेन ट्रेल पर नहीं हूं। मैं कतई भी ये नहीं जानना चाहता कि ये गांव के लोग जो है किसके प्रति सियासी झुकाव रखते हैं या किसको वोट डालने वाले हैं। ऐसा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 1980 से शुरू होने वाली कहानी है इस इलाके के एक बड़े औद्योगिकीकरण की, जिसके बहुत लंबे सफर बाद नरेंद्र मोदी आए। ये कांग्रेस के समय से शुरू हुई कहानी है। जब किसी गांव इलाके का, अगर उस राज्य को आप प्रोग्रेसिव मानते हैं, तरक्कीशुदा मानते हैं, तो जब किसी गांव इलाके में इंडस्ट्रीज लगती हैं, प्रश्न ये है कि क्या वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, क्या वहां के लोगों को उनका हक मिलता है। ये मुद्दा है। तो इसको कतई भी आप चुनाव से क्या हो रहा है चुनाव में यहां पर, उससे मत जोड़िएगा। जैसे मैंने कहा, 1980 से इस कहानी की शुरुआत होती है। आप काफी देख सकते हैं कि यहाँ के घर वगैरह में भी तब्दीली हुई है। पुराने समय के घरों से ये पक्के घर बन गए हैं। कई सारे आपको स्कूटर और मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़े नजर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1980 के समय से वो जो जंग लड़ रहे हैं उसमें उनको अधिकार मिल पाया नहीं। भारत का जो इंडस्ट्रियल वर्ग है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉरपोरेट कहते हैं, वो भी ये दलील देता है कि अगर वो काम ना दे, अगर वो रोजगार ना पैदा करे, अगर वो तरक्की की तरफ ना जाए, तो कहां से रोजगार मिल पाएगा। तो ये दोनों के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि इस गांव के जरिए एक संतुलित बहस को हम समझ पाए। तो समझिए इस बात को कि ये बड़े नीतिगत जो मसले हैं ये सबकी घोषणा पत्र में आते हैं। सब तरक्की की बात करते हैं, सब नए शहरों की बात करते हैं, सब औद्योगिकरण के इस तरीके की बात करते हैं कि जो तरक्की हो, जो ग्रोथ हो, वो इंक्लूसिव हो, उसमें समावेश हो। यही हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पर लोगों से। और गमछे की आपको कहानी बता दूं, ये बड़ा, देख लीजिए भैया ध्यान से इसको, ये बड़ा एयर कंडीशनड गमछा है। ये देख रहे हैं, ये हमको लोगों ने यहां पर दिया है पसीना वसीना पोंछने के लिए। टीवी की नौटंकी नहीं है, ध्यान रखिएगा। भयंकर गर्मी है यहाँ पर, और इसको मुझे बताया गया है कि इसमें जो छेद है उससे हवा भी थोड़ी थोड़ी पास होती रहेगी, और इसको आप ऐसे करके पहन लीजिए। और बार बार जब कैमरामैन और हमारे प्रोड्यूसर विपुल जी कहते हैं सर माथे पर पसीना आ रहा है, पोंछ लीजिए, तो उसको पोंछने का सबसे बढ़िया तरीका यह है ताकि आपकी कहानी बताने में कोई कमी ना आ पाए। तो ये गांव है। तो बहुत सारे गुजरात का सफर मैं पहले भी कर चुका हूं, देश के तमाम हिस्सों का अलग अलग मैं सफर कर चुका हूं। तो ये डिबेट होती है, आप इसको सुनते हैं, ये बहस होती है। गांव के कुछ लोगों से हम मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये दूर दराज के सारे इलाके हैं। इसके पीछे मुझे बताया गया है कि एक नदी सी बहती है।
वहां पर एक छोटा सा गांव का चौराहा नजर आ रहा है, लेकिन ये गांव की तस्वीर थोड़ी सी आधुनिक भी है। ये अच्छा है, किसी भी गांव के लिए अच्छा है, ये खराब नहीं है। तो वहां पर हम बैठेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये जो कुछ भी है ये। आपको एक और बता दें कि अगर आप गर्मी में गुजरात के इलाकों से गुजर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि मैं कोई चुनावी यात्रा कैंपेन ट्रेल पर नहीं हूं, चुनावी यात्रा जरूर है ये, तो बहुत सारे लोग ना ये अपने सब नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे करके बांध के रखते हैं गमछे को और फिर अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हैं। तो उनकी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन वो गर्मी से बचने का अपना उपाय ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ जरा बैठा जाए, इन लोगों से थोड़ी सी बातचीत की जाए, समझा जाए कि 1980 के दशक से जो कहानी शुरू हुई। मनीष भी हमारे साथ है, मनीष को मैं आपसे मिलाना चाहूंगा। मनीष हमारे साथी और सहयोगी है, हमारे जर्नलिस्ट हैं। हम मनीष से भी काफी कुछ समझने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मनीष, एक छोटी सी बात सबसे पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये कोई हम यहाँ पर चुनाव और क्या हो रहा है और कौन किसको वोट दे रहा है, हम इसमें नहीं, हम मुद्दों को फॉलो कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। ये गुजरात की तरक्की को लेकर बहुत बहस होती है, सब पहले की कहानी है, नरेंद्र मोदी इसको ओन अप करना चाहते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन उसमें भी जो पहले की कहानी है, पहले की कहानियों में गड़बड़ियां बहुत है। यहाँ पर लोग मुझे बता रहे थे तकरीबन 900 एकड़ जमीन जो है वो उद्योग को देने के लिए सरकारी गैर सरकारी दोनों को उसे अक्वायर किया गया था। ये 1980 की बात बता रहा हूं, तो इसको आप कतई भी मौजूदा सरकार और इन सब से जोड़कर मत देखिएगा। फिर लोगों का क्या हुआ? देखिए, आज भी लोगों की समस्या यही है, पहले जो समस्या रही वो आज की रही है। हाँ। 1980 की बात करें तब माधव सिंह सोलंकी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तब यहीं पे बड़ी कुल 19 इंडस्ट्रीज आई है। हाँ। और वो इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग, ये तो एक ही गांव की कहानी है। हाँ। यही हजीरा के कई सारे गांव की यही कहानी है। हाँ। वही इंडस्ट्रीज के लिए कई सारी जगह एक्वायर की गई थी। हाँ। तब लेकिन इंडस्ट्री से आर्ग्यूमेंट देंगे, वो ये दलील देते हैं कि फिर आप हमसे ग्रोथ की उम्मीद कैसे करते हैं, हमसे तरक्की लाने की उम्मीद कैसे जी करते हैं? बिल्कुल, ये एक अलग वन साइडेड बात जैसी नहीं है। बात यह है कि जब इंडस्ट्रीज आती है, ग्रोथ की बात है, वो सही बात है, लेकिन साथ में जो स्थानिक लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी भी बातें, कई सारी चीजें रखी जाती है। सरकार उनको कई सारी बातें कहते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, परमानेंट जॉब मिलेगा, बड़ी अच्छी तनख्वाह होगी, कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाना पड़ेगा, घर के नजदीक। तो आप कह रहे हैं तकरीबन 25 साल हो गए ऐसा नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी यहीं के लोगों की स्थिति यही है। हाँ। आज भी यहीं के लोग, बड़ी इंडस्ट्रीज आने के बावजूद भी यहीं के लोग, जो गांव के लोग हैं छोटे छोटे, हाँ। वो उनका जो यंगस्टर है अभी भी, लेकिन गांव में तो बड़ी गाड़ियां और ये सब नजर आ रहा है, बड़ा तरक्की, और मकान भी कई सारे जो है वो पक्के नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सूरत के नजदीक का गांव है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सूरत की कुछ ना कुछ चकाचौंध पे यहाँ पे नजर आएगी। हाँ। वैसे सूरत का इतिहास देखें तो 400 साल पुराना, 500 साल पुराना है। यहाँ पे जो 84 तहसील बोलते हैं, हाँ। उसका भी इतिहास यही है कि यहाँ पे 84 कंट्रीज के जहाज आते थे बिजनेस के लिए। ये बिजनेस हब जैसा है। उस समय से लेके यहीं की इतना जो पिछड़ा हुआ गांव, ये सब यहाँ पे नहीं मिलने का रीजन यह है। हाँ। ये पुराने सब लोग पैसे से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको गांव में थोड़ी बहुत तरक्की, उनको नए बिजनेस से उनका कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ। वो अपने पारंपरिक बिजनेस में बिल्कुल वैसे रहे। कुछ लोकल सब लोगों ने घेर कर यहाँ रखा हुआ, यहीं बैठ जाते हैं यार। आइए, कुछ स्थानीय लोगों से आप क्या करते हैं? आइए भाई साहब, बैठिए, आइए, आपसे बात करना चाहेंगे। मुखिया गाँव के। अच्छा, आप गांव के मुखिया, आइए बैठिए सर। हाँ, ये जैसे हम लोग इस बात को बहस कर रहे हैं कि अगर कोई इलाका होता है, उसका अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसका औद्योगिकरण हो, तो कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ के लोगों को काम मिलता है। क्या ये बात सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिला और काम नहीं मिला। किसी को रोजगार नहीं मिला? इंडस्ट्री वाला ने सब बाहर से आदमी ला के काम किया। सब बाहर से हाँ। आदमी ला के काम किया। हाँ। तो सरकारें जब, भैया ये चबूतरा बड़ा गर्म है यार, बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उठ जाता हूँ। तो हाँ, इधर बैठ जाए ना थोड़ी छांव में। हाँ, आपको भी अंदाजा नहीं होगा, आपको टीवी पे नजर आ रहा है भी, आपको गर्मी का, जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, इसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। जी हाँ, छांव में भी आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस है। सब लोग कहते हैं, एक पूरा हिस्सा है हिंदुस्तान में जो कहता है कि नए उद्योगों के नाम पर जमीनें हड़प ली जाती हैं, सरकारें जमीन ले लेती है और वहाँ के लोगों को काम नहीं मिल पाता। तो जैसे मैंने कहा ना, मुझे गुजरात और उसमें चुनाव क्या हो रहा है, मैं मुद्दों को फॉलो कर रहा हूँ। आपको लगता है ये दलील सही है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है कुछ? हाँ।
सरकार जब वादा करती है तो क्या कहती है आप लोगों को? कोई कॉम्पनसेशन तरीके होते हैं सरकार के? देश के प्रधानमंत्री जब क्रिप्को के उद्घाटन के लिए आए थे तब वो बोले थे कि जमीन जो खेडूत ने इसमें दिया है उसको नौकरी मिलेगी। आज तक हमारे गांव का 2 आदमी थे, उसमें से 1 आदमी को नौकरी नहीं मिली। ये कब की बात है? ये 1979 की बात है। 1979? हाँ, ठीक है। तो 1979 में कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कहा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, हाँ। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि 19 भी नौकरी नहीं मिली आज। तो ये बता रही कि इंदिरा गांधी जो हैं वो इनको वादा करके गई थी कि जब यहाँ पर औद्योगिकरण होगा, जमीन क्रिप्को के लिए क्रिप्को में जिसकी जमीन गई है हाँ, उसको नौकरी मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगा। हाँ। तो ये इंदिरा गांधी ने कहा था। अब तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बाद अब तो राहुल गांधी का समय आ गया है। तो अब आप सोचिए कि ये जो यहाँ के मुखिया हैं हमारे साथ गांव के, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरकारी जो मैं आपको जो बार बार समझा रहा हूँ पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसे विषय के माध्यम से, कि सरकार की जो नीतियां होती है उनका कितना असर। फिर आप लोगों ने बार बार अगर सरकारों को कहा कि भाई हमें काम नहीं मिला, आप लोगों ने वादा किया था, इंदिरा गांधी के समय का वादा था, तो सरकारों से जवाब क्या मिला? नहीं, वो कंपनी वाले बोलते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं है तो क्या करेंगे हम। कंपनी वाले बोलते हैं दूसरी बार आपको ले लेंगे। दूसरी बार? हाँ। तो वो दूसरी बार लेते 25 साल हो गए। अभी लिया नहीं, अभी तक नहीं लिया किसी को। 20 साल हो गया है। हाँ, आज 20 साल हो गया। 20 साल हो गया है। 97 की बात कर रहा हूँ मैं। 1980 की बात, क्रिप्को की बात है। तो हाँ, तो अभी 20 साल से अभी हमारे गांव में ऐसे ही 2012 में हमने स्ट्राइक किया था वहीं जैसे के सामने। तो हम लोग क्या 20 साल से वहाँ काम करते हैं लैंड लूजर से। तो हमारे रेगुलर के लिए डिमांड किया था और 3 महीने स्ट्राइक किया, फिर भी हमको कुछ रिटर्न कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमको। आपने ओएनजीसी के सामने 3 महीने की 3 महीने स्ट्राइक किया। 5 साल मिला के उसने काम करवाया, लेकिन हम लोग को नहीं किया। स्ट्राइक टूटवा दी हमारी पूरी। हाँ। उसने सब मोनोपोली करके अपना जो भी है वो करके, मतलब स्ट्राइक पूरी टूटवा दी, हम लोग की एकता टूटवा दी और अपना काम चालू रखा। तो अब देखिए, एक और चीज मैं आपको जो समझा रहा हूं यहाँ के इस गांव के चौराहे पर बैठकर, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो एक फर्क हो गया गैर सरकारी संस्थान, निजी क्षेत्र, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट सेक्टर, एक हो गया सेमी सरकारी यानी कि आधा जो सरकार के साथ चलते हैं, एक आप सब जानते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है जो जिसे हम सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में जोड़कर चलते हैं। सवाल ये उठता है कि जब सरकारें जमीन का अधिग्रहण करती हैं तो सरकारों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सरकार से जुड़े संस्थान हैं या नए उद्योग लग रहे हैं उसमें लोगों को रोजगार, अगर सरकार वादा कर रही है, सरकार प्रॉमिस कर रही है, तो उसमें लोगों को रोजगार मिले। हम इसी पॉइंट पर ले रहे हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। ये गांव के जरिए जो मैंने कहा औद्योगिकरण की जो बहस होती है और उसको तरक्की से उस बहस को जोड़ा जाता है, उसकी कहानी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई नरेंद्र मोदी के राज्य की कहानी नहीं है। ये 1980 से, जैसा आपने बताया कि इंदिरा गांधी के वादों से शुरू होने वाली कहानी है और लोगों को क्या मिला उसको जानने की कहानी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि अभी ये शिकायत कर रहे हैं कि आप लोगों ने 2012 में आंदोलन किया जी, तो ये तो सरकारी और सरकार से जुड़े हुए संस्थानों की बात कर रहे हैं। जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं उनकी क्या तस्वीर होती है? सरकारों से अधिग्रहण करके जमीन का उनको भी दिया जाता है। ये एक बड़ी व्यापक बहस है इस मुल्क की। जरा सुनिएगा और कहीं मत जाइएगा। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज पॉइंट टारगेट 272 की इस खास श्रृंखला में, जिसमें मैंने बताया भाटपुर गांव में मैं हूं। ये पूरा एक इलाका है जो 1980 के दशक में जिसका औद्योगिकरण हुआ। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि लोगों की ज्यादातर शिकायतें उस क्षेत्र से हैं जो सरकार या सरकार से जुड़ी हैं कि इनको काम का वादा किया गया, इनको नहीं मिला, इनकी जमीन का जो कॉम्पनसेशन था, जो पैसा दिया जाना था, वो भी इनको बहुत कम मिल पाए। वो सारे डिटेल्स पर हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। दूसरा पहलू जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जब निजी कार्य संस्थान, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, जब वो आते हैं तो क्या वो बेहतर, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो गांव के लोगों को रोजगार के हिसाब से उनके
अधिकार के हिसाब से क्या वो ज्यादा बेहतर मौके देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं? ये मैं आपको लगातार बताता चलूंगा कि चिलचिलाती धूप है इस वक्त। यहां पर हम गांव के एक स्कूल की तरफ जा रहे हैं। यहां पर हम शिक्षा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो निजी क्षेत्र है तो वो जो है वो हमेशा स्किल्ड लेबर की, अब फिर आए ना वापस हम उसी बहस पर घूमकर कि कौशल किस पर में है, वो उसकी बात करते हैं। क्या वो मिल पाता है? तो अगर वो नहीं है तो फिर वो नौकरी नहीं देंगे। तो ये बड़ी पेचीदगी भरी कहानी है और इस कहानी के पीछे जो बड़ी हेडलाइन दी जाती है, जो बड़ी तस्वीर बताई जाती है, वो होती है ग्रोथ की, वो होती है तरक्की है। छोटे छोटे बच्चे, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? पढ़ते हो कहाँ, कौन सी क्लास में? हाँ, केजी में पढ़ते हो? चौथी में आना। अच्छा, अब चौथी में आओ। केजी से सीधे चौथी में आ जाओगे तुम? कौन से स्कूल में पढ़ते हो यहाँ पे? सुसुया। और तुम भी पढ़ते हो यहाँ? अच्छा, तुमको शर्म आ रही है? बात आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी इलाके में, वो हिंदुस्तान का कोई राज्य हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, कोई भी हिंदुस्तान का राज्य हो, किसी एक इलाके में जब औद्योगिकीकरण होगा तो वहां के लोग, उनको हिस्सा मिलेगा, हक मिलेगा, उसकी उम्मीद करते हैं। कि नौजवान मेरे साथ हैं। आप लोगों को अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, जो जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है, वो अपने फैसले नहीं ले सकता, अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई इंडस्ट्री या कोई काम यहाँ पर लगता है, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में सबसे पहले ये नेशनल लेवल का चैनल है एनडीटीवी। मैं भी बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ आपका और आपकी चैनल का, इसलिए थैंक यू। क्योंकि इसकी वजह से आप लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारे गांव के प्रॉब्लम जानेंगे, हमारे लोकल एरिया के प्रॉब्लम जानेंगे। सबसे पहले आप जैसे पूछ रहे थे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज आते हैं उसमें हम लोग को जॉब मिलता है कि नहीं। हमारे यहाँ हजीरा जो एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा नंबर 1 इंडस्ट्रीज हब बोला जाता है। और जहाँ पे भी जाओगे आप हजीरा का नाम सही बात है, सब लोग हजीरा के बारे में एशिया में। फिर भी हमारे गांव के नौजवान आज भी इतनी रोजगारी नहीं मिल पाई है, और अगर मिलती है तो 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह हर महीने मिलती है। आज के हिसाब का आपको पता है देश का इन्फ्लेशन कितना है, उसके हिसाब से 8-9 हज़ार में कुछ नहीं होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एसआर है, रिलायंस है, एलएनटी है, हमारे यहाँ जीआईपीसीएल है, ओएनजीसी हजीरा है, गेल कंपनी है, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, सब ऑयल सेक्टर की कंपनी यहाँ पे है। फिर भी हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रहा है वो सब ज़्यादातर साउथ इंडियन लड़के को मिल रहा है, क्योंकि साउथ में एजुकेशन हाई है। वहाँ का आप एजुकेशन, तो आप ये कह रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कहता है कि हमें ज्यादा स्किल्ड लोग चाहिए, ज्यादा कौशल के लोग चाहिए, तो वो यहाँ पर शिक्षा की वजह से नहीं है, तो इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल पाती। तो जैसे बात पूरे देश में चल रहा है कि गुजरात का विकास हो रहा है, गुजरात का विकास हो रहा है, ठीक है, गुजरात का विकास हो रहा है, लेकिन हमारे जैसा यंगस्टर का नहीं हो रहा है और आम आदमी का थोड़ा कम हो रहा है। रोड, रास्ता ये सब बना हुए हैं, लेकिन हम लोग को एजुकेशन है जो गुजरात में काफ़ी कॉस्टली है। अदर स्टेट से आप कंपेरिजन करोगे तो गुजरात में काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, आप यहाँ पे देखिए मेरे गाँव की स्कूल है, इसकी हालत देखिए, ये सब गवर्नमेंट जो स्कूल पहले थी उसमें सब हम लोग पढ़ते थे। आज की लेवल में, आज की कंपैरिजन में सब प्राइवेट सेक्टर को काम दे दिया है। एजुकेशन इतना कॉस्टली हो रहा है कि हम लोग पेरेंट्स, मेरे भी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी हर महीने कॉस्टली फीस होती 3,000 रुपीज। ठीक है, तो आप कह रहे हैं शिक्षा जो है वो बहुत महंगी है गुजरात में, इसलिए लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो एजुकेशन नहीं बढ़ेगा तो कैसे हम लोग को जॉब मिलेगा? जो साउथ में इतना बड़ा तो उनका ये दलील है, मैं मुखिया साहब के पास वापस आ रहा हूं, उनकी ये दलील है कि निजी सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोग वादे करते हैं, उसे पूरा नहीं करते। निजी क्षेत्र के साथ, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ समस्या यह है कि वो नौकरी इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो इनके पास नहीं है। नौजवान कहते हैं कि शिक्षा महंगी है गुजरात में, उसका स्तर नीचे है, इसलिए उनको नहीं मिल पाता। जब सरकारी जैसे जमीन के कॉम्पनसेशन की भी हम बात करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को क्या वादा हुआ था और क्या मिला? वादा तो नहीं हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से हमें 2.5 रुपया और 5 रुपया चौरस मीटर का भाव मिला सरकारी अवार्ड में। उसके सामने हमने कोर्ट में केस किया तो हमें 17 रुपया 50 पैसा तक मिला। और ये कितने सालों बाद? ये 20 साल बाद। ठीक है, तो 2 से 2.5 रुपए का जमीन का इनकी कॉम्पनसेशन का वादा था, जो 17 से कुछ रुपए और मिला 20 साल की लड़ाई के बाद।
अब जरा गांव के स्कूल की तरफ हम रुख करते हैं, यहाँ अंदर चलते हैं, क्योंकि नौजवानों ने शिक्षा के मसले को जी वो शिक्षा के मसले को इन्होंने उठा दिया। तो नौजवान कहते हैं कि अगर सरकारी क्षेत्र आता है वो नौकरी का वादा करता है, वादे के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती। जरा इसको मैं बार बार 100 बार दोहराऊंगा, इसको कतई भी यहां पर चुनाव से मत जोड़कर देखिएगा। बहुत बड़ा मसला हम रेस कर रहे हैं। हजीरा आप सब जानते हैं, पूरा राष्ट्र जानता है कि एक बहुत बड़े औद्योगिक इलाके, इंडस्ट्रियल बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये गांव का स्कूल है जहां से माध्यमिक, अरे आना बच्चों, आ जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तुमसे तो बात हुई थी, तुम कौन सी? हैं? 5वीं क्लास में इसी स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, उधर मतलब तुम्हारा क्लासरूम उधर है। तो यहाँ कितनी, इधर आओ तो बताओ ना मुझे। हाँ तो आओ ना यहाँ। तो तुम्हारा यहाँ पर कितनी देर तुम्हारा क्लास चलता है? 5 से 10 तुम्हारा क्लास चलता है? 10 से लेकर 5 बजे तक। तो ये यहाँ का, जिसे हम कहते हैं ना, शिक्षा की शुरुआत जहां से होती है, ये वहां की जगह है। आप इसकी बनावट, रख रखाव से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुराने माध्यमिक स्कूलों की तरह जो शुरुआती दौर के होते हैं। अब यहां की शिक्षा के बाद हम आकलन करते हैं इस बात का कि यहां किसी बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने यहां पर पढ़ाई की। अब यहां पर पढ़ाई, तुम्हारा नाम क्या है यार? नाम? पटेल स्मिथ। है? पटेल स्मिथ। पटेल स्मिथ। अच्छा, तो सुमित। और तुम्हारा नाम क्या है? जिगर। जिगर, क्या बात है यार, क्या बढ़िया नाम है तुम्हारा, जिगर, बड़ा जिगर। तुम्हारा नाम क्या है यार? जिग्नेश। जिग्नेश, अच्छा, उसका नाम जिगर, तुम्हारा जिग्नेश। और तुम्हारा नाम क्या है? करण। करण, तुम्हारा नाम। और तुम्हारा? हर्ष। हर्ष। तो देखिए, जिग्नेश, करण, हर्ष, जिगर, ये सब। तुम्हारा नाम क्या है यार? दीप। दीप। तो ये सब यहाँ पर पढ़ते हैं। अब समस्या क्या ये बता रहे हैं कि जब औद्योगिकरण होता है, ये सारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं, बड़ा जिगर है इनके अंदर, इनके नाम के साथ साथ। उसके बाद ये होता है कि जब स्किल्ड एजुकेशन, या अब ये कांग्रेस और बीजेपी सबके मैनिफेस्टो में है, आप लोगों को मैंने बड़ा घोषणा पत्र सबका अच्छे तरह से समझा रखा है, तो सब कौशल और कौशल विकास की बात करते हैं। जरा छांव में बैठ जाए, बहुत बड़ी गर्मी है। तो जब स्किल, अरे भाई साहब ये नहीं करिए, अरे नहीं भाई, हम कोई नेता नहीं है यार, ये मत करिए, कौन सा हमको चुनाव लड़ना है यहाँ से। तो स्किल्ड लेबर की जब बात होती है, अब इन्हीं बच्चों को पढ़कर, यहाँ तुम भी आया, आजा, अब इन्हीं बच्चों को पढ़कर कोई ना कोई काम सीखना होगा, ठीक, और बेहतर शिक्षा हासिल करनी होगी। और बेहतर शिक्षा हासिल करने के बाद इसी इन स्कूल के, अरे ये छोटी सी बेटी आ गई, यहाँ शर्मा रही है ये। अच्छा, तो इन बच्चों को सबको पढ़कर काम चाहिए, और निजी क्षेत्र कहता है कि इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। सरकारी क्षेत्रों में जब इनकी जमीन ली जाती है, जब इनके इलाके के विकास के नाम पर किया जाता है, तो इनको वादे किए जाते हैं। अब कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि यहाँ की पढ़ाई के बाद अगले स्तर की इनकी पढ़ाई पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो पढ़ाई ज़्यादा कीमती है, यानी कि महंगी है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह है। और तीसरी बात यह है कि चूंकि ये सब कुछ महंगा है, तो इनको अपने ही इलाके में उद्योग लगने के बावजूद काम मिलेगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर आता है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज का आप लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ से कितनी दूर होगी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर में रोजगार है, लेकिन आपको नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है, मिलता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में। मैं 20 साल से ओएनजीसी में काम कर रहा हूँ, अभी तक मेरा 67,000 रुपये पेमेंट है मिनिमम वेज के हिसाब से। और जो बाहर से भर्ती करके लाते हैं तो उसका लगभग 50-60 हज़ार रुपया पगार है। सेम काम हम भी करते हैं, हमारे पास भी अभी तो एजुकेशन हो गया है पूरा। हमारे पास वो बंदे भी है, लेकिन हमारे को ये इसमें सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। लोकल को नहीं। तो वो ये चीज जो बता रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं, तो 2 किलोमीटर के दायरे में इनके पास रोजगार है, लेकिन वो इनको नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, आपने अगर शिक्षा भी ग्रहण कर ली, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है? फिर भी नहीं मिल रहा है। फिर भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा ना, ये किसी सरकार की और कांग्रेस और बीजेपी की कहानी नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पूरे मुल्क के बड़े बड़े हिस्से ऐसे हैं जो विकास के रास्ते से गुजर रहे हैं। और विकास के रास्ते से गुजरने में, क्योंकि आज
आप देख रहे हैं भाई, नेता कहते हैं पुराने मुद्दों को छोड़ दीजिए, विकास पर बात करिए। तो विकास के रास्ते से गुजरने में ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। हमारे साथ एक नौजवान जो भी मिले, कह रहे हैं कि मुझे भी आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ कैमरे पे अपनी। हाँ जी। हमारे गांव में ऐसे भी आप बोल रहे हो कि एजुकेशन नहीं है। हाँ, वो किसी नौजवान ने मुझे समझाया। हाँ, तो एजुकेशन भी है। मैं खुद 2 साल से सिविल में पास हो चुका हूँ, डिप्लोमा में, लेकिन 2 साल से अभी घर पे ही हूँ। जॉब ही नहीं मिल रही है यहाँ पे कहीं पे। ऐसा नहीं कि सिविल में ही है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी लाइन में नहीं मिल रही है। हाँ। और यहाँ पे हजीरा में बताया एक भाई ने कि एशिया में सबसे बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्री है सब, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। तो यहाँ के लोगों को आप बोल रहे हैं गुजरात का विकास हुआ है, तो विकास हुआ है, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े लोगों है उसका ही विकास हुआ है। जो छोटे छोटे गाँव से है, जो एजुकेशन भी है, पढ़ाई भी की हुई है, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। देखिए, ये एक और पहलू। अब एक दलील आई कुछ देर पहले इस बात को लेकर कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा महंगी है। ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षित हैं तो भी नौकरी नहीं है। तो ये और ज्यादा गंभीरता से समझने वाले, क्योंकि देखिए दूर दराज इलाकों में जब औद्योगिकरण होता है तो उसकी दलील ये दी जाती है। आपको एक बात बहुत साफ मैं बता दूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, कि हजीरा जैसे जहां पर बड़े पैमाने का, बड़े स्तर का औद्योगिकरण हुआ है, हजीरा जैसे शायद गिनती के इलाके होंगे पूरे हिंदुस्तान में। पिछले 10 सालों में उसकी तस्वीर जरूर बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनको माना जाता है कि ये वो तरीके हैं जहां पर अगर आपके औद्योगिक विकास की कहानी पहुंच रही है तो वो लोगों के रोजगार में ट्रांसलेट होनी चाहिए, तब्दील होनी चाहिए। समस्या यही है यहां पर। अब ये कह रहे हैं कि जो स्किल्ड लेबर है, जिनके पास कौशल है, जिनके पास पढ़ाई लिखाई है, उनको भी दिक्कत आ रही है। आप कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप गांव में हैं तो थोड़ी भाई बैलगाड़ी की भी सवारी हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से, वो यही बात है सबसे महत्वपूर्ण, कि अब ये गांव के बच्चे बैलगाड़ी के पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम मजे करो यार, हमको भी जरा सवारी कर लेने दो। दो बातें, एक लोगों ने कहा कि जमीन अगर ले ली तो उसका उनको सही मुआवजा नहीं मिला, या मुआवजा बहुत देर से मिला, या उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। दूसरा पहलू निकल कर आया कि अशिक्षित है तो जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उसमें नौकरी नहीं मिल पाती है। तीसरा मसला जो निकल कर आया वो ये है कि अगर आप शिक्षित हैं तो भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही। अब जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि ये देश के एक बहुत ही मशहूर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर बने गांव की कहानी है। आप बहुत सारी ये लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको साथ में रख रहा हूँ इस बातचीत के लिए। तो आप लोगों को जब 1980 में ONGC या किसी ने भी जगहों को अक्वायर किया तो उसके तब आपकी क्या उम्र रही होगी? मेरा तो 1978 में बॉन्ड था। अच्छा। 1980 में तो उन लोगों ने एक्वायर किया था जमीन। हाँ हाँ। तो उसके बाद जबरदस्ती मेरा ये बुजुर्ग है, उन लोगों ने सुना है कि रात में पूरा खेत हरा भरा था, तो भी उन लोगों ने JCB डाल के सब निकाल दिया था सब। जबरदस्ती किसी के दिया नहीं था, जबरदस्ती एक्वायर किया था सरकार की ओर से। तो किसी ने दी नहीं थी जमीन, आप लोगों किसी ने नहीं। हाँ। दूसरी एक और समस्या होती है कि बड़े बड़े वकीलों की कमी, कानून के जानकार की कमी, नीतियों में बदलाव जो सरकार की तरफ से होते हैं उसकी समझ की कमी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक तरह से बड़ा अजीब सी स्थिति पैदा कर देती हैं इनके लिए, जिनको अपना हक मांगने और जानने के। आप लोग कब समझ पाए कि आपके नीतियां खिलाफ हैं, या आप लोगों के साथ, आप लोगों को तो समय लगा होगा ना? बहुत समय लगा। पहले इतना एजुकेशन भी नहीं था, पूरा खेडूत का गांव है। हाँ। पूरा खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करता है पूरा गांव, पशुपालन और खेती के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो क्या, अभी पूरा खेती पूरा चला गया, अभी पशुपालन का भी पूरा अभी कुछ है ही नहीं। चारों तरफ से सरकार ने कंपनी लगा दी है। हाँ। तो घास चारा कुछ मिलता नहीं है, तो खेती पशुपालन का जो धंधा है वो भी पूरा साफ हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी रोजगार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाँव में। पशुपालन का, अच्छा, ये इस बात के बावजूद कि आप सूरत से इतने नजदीक पे हैं, तो जो सूरत में व्यापार होता है उसका कोई असर यहाँ नजर आता है? नहीं, कोई असर नहीं है यहाँ। क्यों वहाँ पर जो व्यापार होता है उसके मौके आपको यहाँ क्यों नहीं मिल सकते? सूरत के व्यापार के सब इतना महंगाई इतना बढ़ गया इधर का, तो मिनिमम वेज वहाँ पे 60,000 रुपया साल मंथली देता है सैलरी। इसमें कुछ हो ही नहीं पाता। 1500 रुपया लाइट बिल आएगा, 1000-2000 रुपया तो एजुकेशन के पीछे चला जाएगा बच्चे लोगों को।
1,000-2,000 रुपए एजुकेशन के एजुकेशन के पीछे चला जाता है। तो ठीक है भाई, ये बैलगाड़ी से उतरा जाए, ये चौराहे पर लाकर जो है गांव के। अरे आपका क्या नाम है? जयंती भाई। जयंती भाई, तो इसमें क्या सवारी रख के आप घुमाते हैं या सामान रख के घुमाते हैं? इसके सामान भी लाता है, घास भी लाता है। घास भी लाते हैं, सामान भी लाता सामान भी लाते हैं। तो खेती वेती कितनी होती है इस इलाके में? है। ये सब उधर जाता हम खेती करने। है? वो मजदूरी करता है, हाँ, हल चलाने का वो मजदूरी करता है। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं खेत में हल चलाने का। जयंती भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। या कुछ महिलाएं हैं गांव से, आप आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप हिंदी में बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत? हाँ? सब लोग बता रहे हैं कि ये गांव में हजीरा बगल में सारा उद्योग लगा है, लेकिन कोई काम कभी मिल पाया? कोई काम नहीं मिला। सब लड़का पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, और महिलाओं को अगर कोई काम मिल पाता हो? नहीं, कोई नहीं मिला, महिला को भी नहीं। महिलाओं का काम का नंबर ही नहीं आता? नहीं आता है। पुरुषों को ही काम नहीं मिल पाता? पुरुषों को भी, लड़का सब पढ़े हुए हैं लेकिन सब इधर बेचते हैं, लेकिन कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। कोई बच्चों को काम मिल पाता है, नए नौजवानों को यहाँ पर, या कोई नया रोजगार करते हो, नया नया बिजनेस डालते हो? कोई मिलता ही नहीं है, इधर खड़ा है सब लोग। कंपनी है लेकिन कुछ काम मिलता नहीं है। कुछ काम मिलता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं मिलता, जैसे होता है ना दिहाड़ी के हिसाब से? कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलता। ITI किया है, डिप्लोमा किया है, सब काम किया, इंस्ट्रूमेंट का काम किया है, लड़के लोग ने सब काम किया, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, किसी ने सर्वे किया है, डिप्लोमा किया है, मैकेनिक किया है, लेकिन कोई काम नहीं मिला अभी तक। सब लड़के पढ़े। अब ये मतलब ये अब क्या बोलूं आपको कि ये बड़ी दुखद स्थिति है, बड़ा दिल में दर्द होता है। हम लोग अब बड़े शहरों में रहने के आदी हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि गांव नहीं देखा, गांव से ताल्लुक नहीं है या उसके दर्द और जज्बात को हम नहीं समझते, लेकिन आप देख रहे हैं मतलब ये अजीब सी स्थिति। तो यहाँ पुरुषों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनको तो काम मिल ही नहीं रहा है। कॉम्पनसेशन जो सिस्टम थे, जो नीतियां थी, उसका दबाव वो अभी तक झेल रहे हैं, भले ही फैसले 1980 में हुए। महिलाओं के, जो कि बड़ी बड़ी नेतागिरी होती है ना टीवी पे, बयानबाजी महिलाओं के हक के लिए, जैसे देखिए सो बोलने को खड़ा हो जाता है, लंबे लंबे भाषण दे देते हैं, मैनिफेस्टो में लंबी लंबी बातें लिख देते हैं। अब आप देख रहे हैं तो पुरुषों को काम मिल रहा है, महिलाओं को काम मिलने की तो सूरत तक नहीं आती। तो कितनी दर्द भरी बात है, कितनी तकलीफदेह बात है। ये 2014 का हिंदुस्तान है और उसके बाद हम विज्ञापन दिखाते हैं और बड़ी बड़ी नारेबाजी करते हैं और हाथ हिला हिला के भाषणबाजी करते हैं। एक समय मैंने भी भारतीय राजनीति में देखा था जहां भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव होते थे। बहुत जरूरी है कि असली मुद्दों पर चुनाव हो। आखिर में जाते जाते एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहां आने का जो मेरा मकसद था वो आपको ये दिखाना और समझाना कि किस तरह से एक ऐसा इलाका और उससे जुड़ा हुआ गांव, जिसको एक औद्योगिक तरक्की के तस्वीर माना जाता है, उसमें किसी को क्या मिला। सरकारें रही कांग्रेस की, बीजेपी की, जैसे मैंने कहा, मैं यहां पर हर उस पहलू पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आम व्यक्ति जो यहां रहता है उसे क्या मिला, उसके जनजीवन पर क्या असर पड़ा। और इस बात को जोड़कर देखिए उस बड़ी बहस से, जिसमें लगातार दलील दी जाती है कि इस राष्ट्र में तरक्की के लिए, ग्रोथ के बेहतर आंकड़ों के लिए हमें एक तरीके से औद्योगिकरण करने की जरूरत है और उसी के साथ साथ लोगों को काम मिलेगा। इस बहस को और गंभीरता से, सरकार जिसकी भी आए, इस बहस को और गंभीरता से उठने की जरूरत है। फिलहाल मैं इस बहस को उठा रहा हूं। यहां से आप देख सकते हैं छोटा सा गांव का ये घर है और इसी के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं, जो यहां की तस्वीर आपको बताएगा कि क्या बदलता है किसी की जिंदगी में बड़े औद्योगिकरण से। आप देख रहे हैं ये लोग यहां पर एक पारंपरिक कारीगरी का काम कर रहे हैं। एक साड़ी बनाने के आपको कितने पैसे मिलते हैं? 50। एक साड़ी बनाने के 50 रुपए मिलते हैं। ये 50 रुपए कौन देता है आपको? जहाँ से लाते हैं, खरीद के साड़ी लाते हैं, बनने के लिए वो देते हैं, वो 50 रुपए देते हैं। और कभी कभी 100 रुपए भी मिलते हैं आपको? साड़ी 20 रुपया 25 रुपया भी मिलता है, ऐसा है। 20 रुपया 25 रुपया भी मिलता है। 30 वाली, 35 वाली, 50 वाली, 100 वाली, बस उसके ऊपर नहीं मिलेगा। उसके ऊपर नहीं मिलेगा जी। इसको देखिए, और ये हजीरा से कुछ दूर की
तस्वीर है। मैं अभिज्ञान प्रकाश, न्यूज पॉइंट टारगेट 272 के लिए इन मुद्दों को उठाते हुए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।